आज आप लोगों का मैथ्स का जो टॉपिक है वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का आपका टॉपिक है मैथ्स में। या आप में से कोई एक नोट्स पे लिख दे दें। आपके पास है एक ही है? अच्छा चले रहने देते हैं, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूं। प्रोपोर्शन के क्वेश्चन देखिए किस तरह के आते हैं। पहला क्वेश्चन है, if 16 workers can finish a job in 3 hours, how long should it take 5 workers to finish the same job? अगर एक काम है उसको अगर 16 वर्कर्स 3 घंटे में कंप्लीट करते हैं तो उसी काम को 5 वर्कर्स कितनी देर लगा देंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लोग एक देख लें कि इसमें एक कंसेप्ट आप लोगों को मैं जरा क्लियर करवा दूं। इसमें आपके कंसेप्ट में ना दो चीजें आएंगी, एक होगा डायरेक्ट रिलेशन, एक होगा इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट रिलेशन और एक होगा इनडायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये होगा कि एक शेयर की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो दूसरी की भी बढ़ेगी। ठीक है, एक की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी की वैल्यू इंक्रीज होगी, एक की वैल्यू अगर कम हो रही है तो दूसरे की भी वैल्यू कम होगी, यानी कि उनका आपस में रिलेशन, उनका डायरेक्ट रिलेशन होगा। ठीक है, एक शेयर की वैल्यू अगर प्राइस ऑफ वन value increases, the value of other also increases and vice versa। यानी कि एक की अगर वैल्यू कम होगी तो दूसरे की भी कम होगी, एक की अगर वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरी की भी वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, ये होगा हमारा डायरेक्ट रिलेशन। इसको हम लोग इस तरह शो करेंगे, दोनों एरो ऊपर की तरफ होंगे। रेड टच मैं दूसरे में लिख देता हूँ। इस रिलेशन में हम लोग ये एरो जो लगाएंगे वो दोनों डायरेक्ट रिलेशन के एरो शो होंगे, दोनों का रुख ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन इससे टोटली इससे डिफरेंट है, इसका उलट है कि अगर एक शेयर की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की कम होगी, अगर एक शेयर की वैल्यू कम हो रही है तो दूसरे की इंक्रीज होगी। ठीक है, वो आपस में इनडायरेक्ट होंगे।
प्राइस ऑफ वन वैल्यू इंक्रीजेस the other decreases and vice versa। कि अगर एक की वैल्यू अगर कम हो रही है तो दूसरी इंक्रीज हो जाएगी, एक अगर बढ़ रही है तो दूसरी कम हो जाएगी। इसमें एरो इस तरह लगेंगे, एक वैल्यू इंक्रीज होगी दूसरी डिक्रीज होगी, इनवर्स। ठीक है, उधर से चेक कीजिए, मार्कर को पड़े ब्लैक। अच्छा एक मिनट ठहर जाए, ठीक है रहने दें, शुक्रिया बेटा। डायरेक्ट रिलेशन में हम लोग जो एरो लगाएंगे वो इस तरह के एरो होंगे कि दोनों का रूफ जो है एक साइड पे होगा, इनडायरेक्ट में एक डायरेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट को शो करेगा, वो इनवर्स रिलेशन को शो करेगा। ये रिलेशन आप लोगों ने खुद चेक करना है कि क्वेश्चन के अंदर वो रिलेशन किस तरह वो बना रहा है। नॉर्मली हमारे ये जो क्वेश्चन है ये इसी वजह से गलत हो जाते हैं कि इसके अंदर रिलेशनशिप हमें बनाना नहीं आता। ठीक है, हमें ये पता नहीं चलता कि वो डायरेक्ट रिलेशन कर रहा है या इनडायरेक्ट रिलेशन उसका बना रहा है। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर रहे हो, 16 वर्कर होगा, इसको रेज कर दो। ओके, नोट कर लिए। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर 16 वर्कर एक काम को 3 आवर्स में कंप्लीट करते हैं तो 5 वर्कर्स उस काम को कितनी देर में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इसके अंदर हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, टाइम। कितने टाइम में उसको कंप्लीट करेंगे 5 वर्कर्स, टाइम और वर्कर। टाइम को मैंने लेफ्ट पे लिख लिया क्योंकि वो चीज हमने मालूम करनी है अपनी आसानी के लिए। ठीक है, अपनी आसानी के लिए तो मैंने लेफ्ट पे लिख लिया। पहले टाइम कितना था, 3 आवर्स थे और वर्कर्स थे 16। अब कितना टाइम लगेगा जबकि वर्कर हो गए 5। ठीक है, 3 आवर्स थे, 16 वर्कर्स थे, अब कितना टाइम लगेगा जबकि वर्कर हो गए 5। इसका एरो हमेशा आप लोगों ने ऊपर रखना है। जो चीज आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है उसका एरो हमेशा ऊपर। उसकी वजह यह है कि इससे आपने चेक करना है कि क्या ये इसके साथ रिलेशन डायरेक्ट बन रहा है या इनडायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। ठीक है, इसके साथ आपने ये चेक करना है कि इसका रिलेशन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। देखें, 16 वर्कर्स अगर 3 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, 5 वर्कर्स उस पर ज्यादा देर लगा देंगे, उसी काम को कंप्लीट करने में उसको ज्यादा टाइम लगा देंगे। क्यों, वर्कर्स कम हो गए हैं। ये नॉर्मली बात है कि अगर वर्कर्स को अगर मैं कम करूंगा तो टाइम मेरा इंक्रीज हो जाएगा, उतना टाइम मेरा बढ़ जाएगा। मैंने को काम को लगाया हुआ है, अगर मैं मजदूर अगर कम करता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल वो अगर 8 मजदूर अगर 10 दिन में खत्म कर रहे हैं तो मजदूर अगर मैं 4 कर देता हूँ, वो 10 की बजाय वो ज्यादा दिन पर वो लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि मजदूर कम हो जाने की वजह से टाइम उनका बढ़ जाएगा। यहाँ पे वर्कर कम होने की वजह से टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टाइम बढ़ जाएगा। वर्कर कम हो रहे हैं, टाइम बढ़ रहा है, एक चीज कम हो रही है दूसरी इंक्रीज हो रही है, ये कौन सा रिलेशन बन जाएगा, इनडायरेक्ट रिलेशन। ये रिलेशन ये आप लोगों ने चेक करना है कि ये डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है या इनडायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। ठीक है, कि वर्कर्स के कम होने से टाइम बढ़ जाएगा, एक चीज कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, इनडायरेक्ट रिलेशन। ये x/3 इज इक्वल टू 16/5। इसको आगे आप लोग सॉल्व कर लो, x का आंसर आप लोगों का आ जाएगा। जहां से एरो स्टार्ट हो उसको मैंने ऊपर रख दिया, x/3 इज इक्वल टू जहां से एरो स्टार्ट हुआ 16/5। इसको आप लोग सॉल्व करें, इसका आंसर क्या आता है, 5x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड 5, x इज इक्वल टू 9.6 आप लोग का राइट आंसर। ठीक है, कुछ समझ आई। इसका सबसे पहले हम लोगों ने इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है कि ये डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। क्योंकि जहां तक पता है गलती क्या होती है, ज्यादातर गलती क्या हो जाती है कि x को ऊपर रख दे, 3 को कभी कभार 5 को ऊपर रख दे, 16 को नीचे रख दिया, यहाँ से मिस्टेक हो जाएगी। 3 को ऊपर रख के x को नीचे रख दिया, 5 को ऊपर रख के 16 को नीचे रख दिया, यहाँ से मिस्टेक हो जाएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारा अगर रिलेशन अगर हम लोगों ने सही फाइंड आउट कर लिया तो हमारी कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, समझ आई सर। ठीक है, इसके अंदर रिलेशनशिप का ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने रिलेशनशिप सही बना लिया, आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स इसी वजह से गलत हो जाता है, इसके अंदर रिलेशनशिप सही नहीं बनता।
कभी कभार x ओवर 3 इक्वल टू 5 ओवर 16 कर जाते हैं हम लोग, तो हमारी गलती होती है। उसके अंदर हमें पता नहीं कि यार इसके तो रिलेशन इसके साथ इनडायरेक्ट बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन तो बन ही नहीं रहा है इसका। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में आपका एक डायरेक्ट रिलेशन का भी क्वेश्चन बन रहा है। सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो इसका ये आंसर है जी, इसका ये आंसर है x इक्वल टू 9.6। सेकंड क्वेश्चन इस तरह चेक करें। सेकंड क्वेश्चन में है 5 workers can construct a wall of 60 meters in 2/3 of a day. If 3 more workers start working, how much time they will take to construct a wall of 50 meter? अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर अब 3 वैल्यूज आ गई है, जिसको हम लोग ये कंपाउंड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, कंपाउंड, जिसके अंदर 3 वैल्यूज आ जाए। अब इसके अंदर आपकी 3 वैल्यूज आ गई। सबसे पहले अब आपने ये चेक करना है कि इसमें हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है। इसमें हम लोगों ने टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि कितना टाइम उनको लग जाएगा लेबर को। और उसके अंदर वो तीसरी एक चीज ये बता रहा है वॉल। वॉल आप लोग लिख सकते हैं या आप लोग हाइट लिख सकते हैं, ठीक है, कि टाइम वर्कर और साथ वॉल, या टाइम वर्कर और हाइट, जो मर्जी आप लोग लिख लें। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखिएगा हम लोगों ने टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम को आप लोग लेफ्ट पे रखें। टाइम ये जरूरी है लेफ्ट राइट जी, अपनी आसानी के लिए। अगर आप उधर रखेंगे उधर से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अपनी आसानी के लिए इसको आप लेफ्ट पे रखें। टाइम वर्कर और तीसरी चीज है वॉल। अच्छा जी, अब पहले दूसरे क्वेश्चन में ये टाइम कितना दे रहा है? 5 workers can construct a wall of 60 meter in 2/3 of a day. 2/3 of a day का मतलब क्या होगा? अगर मैं 2/3 लिखूंगा तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आंसर मुझे वो आवर्स के अंदर वो दे रहा है, वो 16 आवर्स हो जाएंगे। 16 आवर्स कैसे? एक दिन का 2/3 कितना बनेगा? 2/3 of 24, ये कितना बनेगा? 16 आवर्स बनेंगे। 3 8 8 2 16। पहले 16 आवर्स से वर्कर कितने थे? 5 वर्कर थे, और बॉल कितनी थी? 60 मीटर। अब कितना टाइम लगेगा जबकि वर्कर हो गए 3? कितने वर्कर हो गए? 3 मोर हो गए, 8 वर्कर हो गए। 8 वर्कर और बॉल कितनी हो गई है? 50 मीटर। इसका एरो हमेशा होगा, ठीक है, जो आप लोगों ने फाइंड आउट किया। अब सबसे पहले ये देखिए कि इसका रिलेशन वर्कर के साथ क्या बन रहा है, टाइम का रिलेशन वर्कर के साथ क्या बन रहा है। वर्कर के बढ़ जाने से टाइम कम हो जाएगा। एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम होगी, तो इनवर्स रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। वर्कर के बढ़ने से टाइम कम हो जाएगा, ठीक है, वर्कर बढ़ गया टाइम कम हो गया। अच्छा, अब आप जरा चेक करें टाइम को, इसके साथ आपने चेक कर लिया, अब जरा चेक करें टाइम और बॉल का क्या रिलेशन आपस में बनेगा। पहले 60 मीटर की दीवार 16 घंटे में बनती थी, अब 50 मीटर की दीवार जल्दी बन जाएगी, दीवार भी कम हो गई और टाइम भी हमारा कम लगेगा। 60 मीटर की दीवार अगर 16 आवर्स में बनती थी तो 50 मीटर की दीवार जल्दी बन जाएगी, दीवार भी कम, टाइम भी कम, दोनों चीजें कम, डायरेक्ट रिलेशन, इसलिए इसका एरो, ठीक है। इनडायरेक्ट रिलेशन एरो नीचे, अगर डायरेक्ट अगर रिलेशन है तो इसका एरो के ऊपर, जिस तरह इसका एरो हम लोगों ने लगाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से एरो को स्टार्ट हुआ है, यहाँ से एरो स्टार्ट हुआ, यहाँ से एरो स्टार्ट, इसका अगर क्या x ओवर 16 इज इक्वल टू, इसको रखें 5/8, तीसरी वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई, इसको आप लोग रखें 50 ओवर 60। इसको आगे जरा सॉल्व करें जी। थर्ड वैल्यू के लिए आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तीसरी वैल्यू को जी, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, वो तो अपने एरो से अपने यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से एरो स्टार्ट करें 50 को ऊपर रखें 60 को अलग भी कर सकते हैं नहीं, अलग अलग करेंगे मिस्टेक हो जाएगी। दूसरा, इनको अगर मिक्स करेंगे फिर भी मिस्टेक हो जाएगी। हमेशा इसीलिए यहाँ पे एरो लगाया जाता है कि पहले आप इसके साथ आप इसका रिलेशन चेक करें, इसी के साथ फिर आप इसका रिलेशन आप चेक करें। हमेशा स्टूडेंट मिस्टेक यहाँ से करते हैं तो इनको मिक्स कर देते हैं,
इसको इसके साथ चेक किया, इसको इसके साथ चेक किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर वो गलती हो जाती है। सिंपली आप इसको इसके साथ चेक करें, इसी को फिर आप इसके साथ आप चेक करें, क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा। जी सर, जरूरी तो नहीं है कि जो हमने चीज फाइंड करनी है उसको किसी के साथ चेक करें, ये भी तो हम कि किसी एक चीज को कांस्टेंट रख के किसी को से रिलेट कर रहे हैं। ये इसको मैंने इसको कांस्टेंट ही रखा, आप इसको कांस्टेंट बेशक आप समझ ले आप, जी सर, वही मैं कह ठीक है। इसकी जगह वाल को देख लें, वाल को तो कांस्टेंट रख के हम दूसरी उसी पे कर सकते हैं। ये भी तो एक वॉल के साथ आप इसको रख के आप वाल को हम कांस्टेंट रखें, बाकी चीजों को इनसे रिलेट करके उनका रिलेशन देखें। मतलब फॉर एग्जांपल वॉल का इसके साथ रिलेशन इसका क्या बनेगा? सर वॉल अगर हाइट बढ़ी है हमारे पास तो अगर जो है वो हमें ज्यादा चाहिए। देख सकें जी सर, आप क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? सर जहां से मैंने एरो मैंने स्टार्ट लिया ना, उसको मैं ऊपर रख रहा हूं मैं, x/16, 5/8, 50/16, जहां से मैंने स्टार्ट में उसको मैं ऊपर रख रहा हूं। अगर तीसरी वैल्यू हमेशा आप लोगों की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। एक और चीज, अगर फॉर एग्जांपल एरो से अगर आपने स्टार्ट लेना ना फॉर एग्जांपल, फिर आपके सारी वैल्यूज आपके डिफरेंट आएंगी, यानी कि 16/x इज इक्वल टू 8/5 मल्टीप्लाइड फिर 60/50। आप इसको फिक्स कर लें, कभी आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है, मिस्टेक आपकी कभी भी नहीं होगी। अगर आप लोगों की अगर कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक आ रही है तो आप लोग की अपनी मिस्टेक है, कैलकुलेशन आपकी मिस्टेक नहीं होती है। लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हैं, 15/5 कर रहे हैं, नहीं सर, 0 को 0 से काट दिया। कैंसिल, आप देखिए 5 6 से कैंसिल होता है, 5 8 से होता है, 5 8 से 5 6 से नहीं होता है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 25/48 दरार 16 उधर चला गया, इधर आ गया x, ठीक है। 16 1 16 3 48, 25/3 इसका आंसर निकाले तो 8 पॉइंट समथिंग आपका आएगा, 8.7, ठीक है। और प्रोपोर्शन का हमारा जब क्वेश्चन आता है वो इसी वजह से हमारी मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन में, क्योंकि हमें इसका रिलेशन हमें बनाना नहीं आता कि इसका रिलेशन डायरेक्ट बन रहा है या इनडायरेक्ट बन रहा है। हमारी जो छोटी क्लासेज हैं, छोटी क्लास में एक 8वीं का एक चौथा चैप्टर है, 8वीं क्लास का चौथा चैप्टर, वो उसकी एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4, वो सारी यही चीज है। और टीचर्स तकरीबन टीचर इस चैप्टर को छुड़वा ही देते थे, मुझे अपना याद है। हमें टीचर ने हमें छुड़वा दिया था कि यार इसमें से क्वेश्चन नहीं आना। वो क्यों? हो सकता है कंसेप्ट ना क्लियर हो सकता है, ठीक है। क्यों? उसके एक ही चैप्टर था, उसकी एक एक्सरसाइज, तो उसके अंदर तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन थे, वो सारे इसी टॉपिक के थे कि भाई इतनी मशीनें, इतने स्वेटर बुनती है इतने दिनों में, इतनी मशीनें कम हो गई, इतने स्वेटर बुने के बताएं मशीनें कितनी और रिक्वायर्ड है, और कितने उतने दिन रिक्वायर्ड है, इतने मजदूर हैं, इतने दिनों का खाना है, कुछ बीच में मजदूर बीमारी की वजह से छोड़ के चले गए, अब इतने दिन हो गए, अब बताओ वही जो 40 दिन का खाना कितने दिन अब चल रहे। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, और इनको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि उसके अंदर अगर आप लोगों ने डायरेक्ट रिलेशन इनडायरेक्ट रिलेशन सही बना लिया, कभी आप लोगों को कोई मिस्टेक नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका खुद अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन नंबर 3 खुद अटेम्प्ट करें।
Two direct. कितना? 10 ऑप्शंस में नहीं। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, सर ये 36 थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तीसरा। सर इसका जवाब में 36 है। 54 है। अब देखेंगे 30 बंदे अगर 45 दिनों में अगर वो खाना खत्म करते हैं, 25 बंदे वही खाना ज्यादा दिन खा लेंगे। बंदे कम हो गए ना, बंदे जब कम होंगे तो वही खाना उनका ज्यादा दिन चल जाएगा, ठीक है। बंदे कम होने की वजह से दिन बढ़ जाएंगे, वही खाना उनका ज्यादा दिन उनका इस्तेमाल होगा। बंदे कम दिन ज्यादा, इनडायरेक्ट रिलेशन, एक चीज कम हो रही दूसरी बढ़ रही है, समझाई। 30 बंदे 45 दिनों में खाना खत्म कर देते हैं, ठीक है। यानी कि आप ये कह लो कि 30 बंदों के लिए 45 दिन का राशन है, खाना है। वही 30 की बजाय अगर 25 अगर बंदे होगा, 5 बंदे बीच में से निकल गए हैं, अब वही उनका खाना 45 दिन नहीं चलेगा बल्कि ज्यादा दिन चल जाएगा। क्यों? बीच में से 5 बंदे चले गए हैं, समझ आई। इनडायरेक्ट बनेगा, बंदे कम हो गए तो दिन ज्यादा निकल जाएगा ना, खाना ज्यादा दिन चलेगा। बंदे कम हो जाएंगे और दिन ज्यादा हो जाएंगे। 16 घंटे 5 वर्कर 16 घंटे ले रहे हैं, हाँ हाँ, 8 वर्कर 16 से ज्यादा ही लेंगे, ऐसे ही है ना। 8 वर्कर कितना टाइम लेंगे, यानी कि वो 16 से वो वर्कर बढ़ गए थे, वो एक काम को वो कंप्लीट कर रहे हैं। वो जहाँ पे सीन हो रहा है, यहाँ पे राशन है, यहाँ पे राशन है, वहाँ पे काम को कंप्लीट कर रहे थे। यहाँ पे राशन का जिक्र हो रहा है। हाँ, राशन की मिकदार तो वो सेम है। वो राशन की मिकदार, उसके अंदर कोई वेरिएशन उसने नहीं डाली। फॉर एग्जाम्पल 30 बंदों के पास अगर 45 दिनों के लिए अगर कोई भी गंदम है ना, गंदम 45 दिन उन्होंने इस्तेमाल करनी है, वही अगर 30 की बजाय अगर 25 अगर बंदे हो गए ना, तो वो गंदम ज्यादा दिन इस्तेमाल हो जाए। क्यों? बंदे कम हो गए हैं, ठीक है। बंदे कम होने की वजह से दिन ज्यादा हो जाएंगे। अगर आपने इसके लेबर की अगर मिसाल लेनी है, वो भी देख लो ना कि बंदे कम हो जाए तो दिन ज्यादा नहीं लगते काम पे। अगर आपने लेबर वाली अगर एग्जांपल लेनी है, बंदे अगर कम हो गए तो दिन ज्यादा बढ़ जाएंगे ना, वो ज्यादा दिन लेंगे वो, ठीक है। वो भी तो इनवर्स है, ये भी इनवर्स ही रिलेशन है। बंदे कम हो रहे हैं, दिन बढ़ गए, ठीक है। इनवर्स रिलेशन यहाँ पे x/45 इक्वल टू 30/25। इसको आप 5 6 5 5 और 45 अंदर चल जाएगा, 5 9 9 6 54 54 आपका राइट आंसर होगा। बंदे अगर 40 हो जाते ना तो खाना फिर जल्दी खत्म हो जाना था। ये भी इनडायरेक्ट बनना था ना। बंदे ज्यादा हो गए तो वो जल्दी राशन को खत्म कर देंगे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन को क्लियर हुआ था? यहाँ पे देखो उनके पास में खाने की चीजें हैं, ठीक है। कोई फॉर एग्जाम्पल आप आर्मी, आप कह लो जी आर्मी बाहर जी गई है, किसी और सिटी में जी गई है, वो मशकों पे है, ठीक है। टोटल आर्मी के बंदे कितने हैं? 30। उनके पास जो राशन है वो 45 दिनों का है। ये 30 बंदों ने 45 दिनों में ये खत्म करना है राशन, ठीक है। अगर उन 30 में से 5 बंदे छोड़ के चले गए, पीछे कितने रह गए? 25। अब जो 30 बंदे 45 दिनों में राशन खाते थे, वो 25 बंदे 45 दिनों से ज्यादा राशन में चल जाएगा। क्यों? बंदे कम हो गए ना। बंदे जितने निकल गए, लाजिम बात है उनका राशन होता है वो बढ़ जाएगा ना, ठीक है। तो बंदे कम, दिन ज्यादा हो जाएंगे। एक चीज कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है, तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन। एक चीज की कम होने से दूसरी बढ़ जाए, एक के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए, तो वो इनडायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने एरो मैंने इनडायरेक्ट में लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके अंदर भी
तीन ही वैल्यूज आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, करिए ताबीर ठीक ठाक। हाँ मैं अकेडमी हूँ। हाँ जी अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा चलो एक काम करें, मैं पिक्चर में बैग गिरा रहा, ठीक है जी जी अच्छा ठीक है। अच्छा चलो मैं घर जाऊंगा फिर मैं कर लेना इंशाल्लाह, ठीक है। मेरी क्लास है ना 10 बजे तक, ठीक है। ते हाँ 10 तो बाद फिर जिस तक घर में पहुंचा फिर मैं कर देना ट्राई, ठीक है। ठीक है चलो ठीक है ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 बी ऑप्शन, आई थिंक सो बी ऑप्शन है बट आई एम नॉट श्योर। यही है, दो तीन शर्तें यही है तो फिर यही है। ओके ठीक है, मैं कर देता हूँ। अच्छा जी, इसमें जी हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी, देन 45 कैन ईट 400 kg ऑफ वेट इन हाउ मेनी डेज। डेज मैन और वीट, ठीक है। 30 मैन 10 डेज है और 30 मैन है और वेट कितनी है 200 kg है। अब कितने डेज और रिक्वायर्ड है, जबकि मैन कितने हो गए 45 मैन 400 kg। अब सबसे पहले ये चेक करें डेज और मैन का रिलेशन क्या होगा कि 30 बंदे अगर 10 दिनों में अगर खुराक खत्म करते हैं 45 बंदे जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है। 30 बंदे 30 बंदे अगर 10 दिनों में अगर खत्म कर रहे हैं तो 45 बंदे उसको जल्दी वो खत्म कर देंगे। बंदे बढ़ गए ना, बंदे बढ़ने से दिन वो मतलब जल्दी वो खत्म हो जाएंगे। इनडायरेक्ट रिलेशन, मैं वही मैं कह रहा हूँ इनका रिलेशन आपने अलग-अलग आपने इनको चेक करना है। पहले इसका रिलेशन आप चेक करें, अब इसके साथ इसका रिलेशन आप चेक करें। आप 200 किलोग्राम अगर 10 दिनों में इस्तेमाल होती है, 400 किलोग्राम ज्यादा दिन इस्तेमाल हो जाएगी, ठीक है। 200 किलोग्राम अगर 10 दिन इस्तेमाल होती है, 400 किलोग्राम ज्यादा दिन इस्तेमाल हो जाएगी। किलोग्राम भी बढ़ जाएंगे, दिन भी बढ़ जाएंगे। डायरेक्ट रिलेशन x over 10 30 over 45 into 400 divided by 2। इसको आगे आप लोग सॉल्व करना कोई मसला नहीं, बेशक पहले वेट रखें, मैं तो बाद में कोई इशू नहीं। इसको लेफ्ट पे आप लोग रखें आसानी के लिए।
इसका आंसर निकालने के लिए ये आंसर एक 15 2 15 3 ऊपर आ गया 4/3 into 10 x is equal to 40 over 3 करें कितना आता है 13 3 39 13 point something आप लोग नोट्स वगैरह नहीं बनाते माशाल्लाह ठीक है जबरदस्त पांचवा क्वेश्चन जी ट्राई करें जरा वो ट्राई तो कर लो पहले ठीक है जिंदाबाद ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन ना ट्राई करें जी फिफ्थ क्वेश्चन की आपके पास नोट सेम नहीं दिखाएं अच्छा ये उन्होंने इंट्रो आपको दे दिया होगा मैं आपको प्रोवाइड कर ये वाला क्वेश्चन है ये वाला एंड वाले ये वाला क्वेश्चन हाँ इसका 10 इसका राइट आंसर ये ऑप्शन ठीक है इसके दो तरीके हैं 10 आ गए सर 10 हाँ जी इसके दो तरीके हैं एक तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू जिस तरह कल मैंने आपको क्वेश्चन करके दिया था ठीक है प्रोपोर्शन इसमें पहले की वैल्यूज हैं क्यू की 12 है और पी की 8 है 8 12 इज इक्वल टू पी की वैल्यू अब आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है और क्यू की वैल्यू है 15 ठीक है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे और एक्सटर्नल को आपस में इंटरनल को आपस में आप लोग मल्टीप्लाई कर दें ये हो जाएगा 12p इज इक्वल टू 15 into 8 120 p is equal to 120 divided 12 p is equal to 10 राइट ये तो होगा देसी तरीका ठीक है नहीं दूसरे तरीके से भी आप लोगों को मैं करवा देता हूँ उत्तर नहीं वो एक और तरीका है ये ओके है ठीक है नहीं मैं आपको एक और तरीका मैं बताता हूँ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है क्यू फिजिक्स आप में से है कोई फिजिक्स वाला कोई फिजिक्स जैसे पढ़ी हुई हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटाएं तो क्या होता है कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट P इज इक्वल टू K क्यू ठीक है यहां से K की वैल्यू क्या आएगी P ओवर क्यू कांस्टेंट इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है पहले P की वैल्यू दे रहा है 8 और Q की वैल्यू 12 K इज इक्वल टू आ गया 2/3 ठीक है यही K की वैल्यू अब इसमें आप दोबारा कोट करें P इज इक्वल टू K की वैल्यू 2/3 Q की वैल्यू आगे वो दे रहा है 15 कि P की वैल्यू क्या होगी जबकि Q 15 हो 3 5 P इज इक्वल टू 10 इस तरह भी आप लोगों का राइट आंसर पहले वाला मेथड ठीक है ये भी ठीक P रेशो Q बना के जैसे पहले से किए हैं ऊपर नीचे वैल्यूज रख के नहीं कर सकते रख के कर सकते हैं कोई इशू नहीं है नो प्रॉब्लम लेकिन उसके अंदर इसके अंदर उसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो उसने वर्ड यूज कर दिया खुद ही उसने कह दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि उस तरह आप लोग ज्यादा बेटर है वो इंटरनल और एक्सटर्नल अगर इन्वर्सली होता है यहाँ पे आप लोग 1/q इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यही होगा ऊपर से 1/q आ जाएगा इज इक्वल टू K ओवर Q आ जाएगा
हाँ जी, ये चीज इसी तरह देखिए, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है Q। फिजिक्स का एक रूल होता है कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं ना तो उसके साथ इज इक्वल टू और कांस्टेंट की वैल्यू आती है। इज इक्वल टू कांस्टेंट K मैंने लिख दिया है कांस्टेंट के लिए, ठीक है। यहां से अगर K की मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं वो आएगा P ओवर Q। Q इधर डिवाइड हो जाएगा, K इज इक्वल टू P ओवर Q, ठीक है। तो K इज इक्वल टू P की वैल्यू पहले को कितनी दे रहे हैं 8। P अगर 8 हो और Q 12 हो, 8 ओवर 12 P ओवर Q। यहां से K की वैल्यू आ गई 2/3। इसको जब मैंने सॉल्व किया 8 ओवर 12 को 2/3 आ गई। ये K की वैल्यू दोबारा अगर आप इसमें पुट करेंगे ना, वो कहता है कि P की वैल्यू क्या होगी जब Q 15 हो एंड वाली लाइन में। तो P इज इक्वल टू K की वैल्यू 2/3 इनटू Q की वैल्यू 15। तो P का राइट आंसर आपका आ जाएगा 10, ठीक है। अच्छा, लीनियर ऑर्डरिंग सबको ओके है? इसमें कोई कंफ्यूजन को लीनियर में अभी कोई लीनियर ऑर्डरिंग में? अच्छा अच्छा, आज हम लोगों ने सारे डिस्ट्रीब्यूशन आज हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। बताइए मुझे पहले कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, लीनियर ऑर्डरिंग पे आ जाएं। लीनियर ऑर्डरिंग के एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3। नहीं, आपका लीनियर ऑर्डरिंग आपको मैंने पहचान मैंने बताई हुई है। कॉम्बिनेशन के अंदर इक्वालिटी है। ये देखो 9 बुक्स है और 9 ही उसके पास शेल्फ है। लीनियर ऑर्डरिंग है इसकी, ठीक है। If the novel is in position number 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 शेल्फ है ना। वो कहता है कि अगर कंप्यूटर बुक पोजीशन नंबर 6 पे हो, नॉवेल अगर पोजीशन नंबर 6 पे हो तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू। अगर नॉवेल 6 पे हो ना, अगर ये वाली कंडीशन से हो कि अगर नॉवेल 6 पे है तो बताओ इनमें से कौन सा राइट आंसर फिर आपका हो सकता है। अगर नॉवेल 6 पे लाजिम बात है, दूसरा नॉवेल 4 पे है, ये उसकी परमानेंट कंडीशन के अंदर है कि एक नॉवेल 4 पे भी है, ठीक है। और ये कहता है कि अगर ये तीनों तो बताओ कौन सा ठीक हो सकता है। पहला है जी, कंप्यूटर बुक इज ऑन पोजीशन 1। क्या कंप्यूटर बुक 1 पे हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि 1 पे डिक्शनरी नहीं आना है, उसने परमानेंट कंडीशन में बताया, ये जा सकती। दूसरा कहता है कि मैथमेटिक्स इज ऑन पोजीशन 6। क्या मैथमेटिक्स 6 पे आ सकती है? नहीं आ सकती। उसका मतलब ये है कि नॉवेल और मैथमेटिक्स एक दूसरे के नेक्स्ट टू नहीं आ सकते, उसने कंडीशन के अंदर उसने बताया, ठीक है। मैथमेटिक्स और नॉवेल का आपस में क्लैश है, इसलिए मैथमेटिक्स ये किधर कह रहे हैं? मैथमेटिक्स 6 पे, नॉवेल ऊपर कितने कह रहा था? नॉवेल 5 पे था, सॉरी। मैथमेटिक्स 6 पे नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स और नॉवेल का आपस में क्लैश है। इसी तरह थर्ड कह रहा है बायो ऑन पोजीशन 5। क्या बायो पोजीशन 5 पे आ सकती है? नहीं आ सकती, वहां पे ऑलरेडी वो है ये, सॉरी नॉवेल 6 पे है, ठीक है। इसकी पहली कंडीशन थी कंप्यूटर इज ऑन पोजीशन 1, वो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 1 पे डिक्शनरी ना आना है। मैथमेटिक्स इज ऑन पोजीशन 3। मैथमेटिक्स पोजीशन 3 पे नहीं आ सकता, क्यों? नॉवेल और मैथमेटिक्स आपस में क्लैश है। सी ऑप्शन कह रहा है बायो ऑन पोजीशन 5। बायो भी 5 पे नहीं आ सकती। इसकी वजह ये बायो जहां भी आएंगी इकट्ठी आएंगी दोनों, ये परमानेंट कंडीशन में है, ठीक है। बायो जहां पे अकेले नहीं आ सकती। और चौथी कंडीशन में क्या कहता है? मैथमेटिक्स इज ऑन पोजीशन 5। मैथमेटिक्स भी 5 पे नहीं आ सकती, क्यों? मैथमेटिक्स और नॉवेल का आपस में क्लैश है। ये आंसर है कि कंप्यूटर बुक ऑन पोजीशन 2, कंप्यूटर 2 पे आ सकती है, इसका कोई क्लैश नहीं, ठीक है। आई थिंक एंड पे आंसर्स के अंदर इसका सी आंसर होगा, वो गलत है। इसका आंसर चेक कीजिएगा आंसर की में,
आंसर क्या है इसका? राइट आंसर कर लीजिएगा, ई है, सी नहीं है ये। और कौन सी एक्सरसाइज नंबर कह रहे थे? एक्सरसाइज नंबर 4 की। इसकी जो दूसरी परमानेंट कंडीशन है उसमें आपको कंफ्यूजन आ रही होगी, उसी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो गया है। एक्सरसाइज नंबर 4 की जो दूसरी कंडीशन है वो जरा मुझे बताएं, उसका क्या मतलब है? जीरोम की साइड पर इन दोनों में से कोई एक बैठेगा। इसमें ये कह रहा है कि हेक्टर और इरा में से एक बंदा जेरम के साथ बैठेगा। इसका मतलब ये होगा कि हेक्टर और इरा दोनों एक साइड पे नहीं बैठ सकते, इकट्ठे वो नहीं बैठ सकते, क्योंकि इनमें से एक बंदे ने जेरम के साथ बैठना है। इसकी कंडीशन यही है कि लैनी और वो एक साइड पे नहीं हो सकते, और इसी तरह हेक्टर या इरा में से एक बंदा जेरम वाली साइड पे होगा। ठीक है, ये इसकी परमानेंट कंडीशन है। क्या आपने इन परमानेंट कंडीशन के मुताबिक आपने क्वेश्चन किए हैं? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी परमानेंट कंडीशन में कोई प्रॉब्लम होगी, गेम ये आसान है। जरा तीसरी गेम पे इस पे आए, जरा इस पे डिस्ट्रीब्यूशन पे आए जरा। आपको मैंने एक स्टार्ट में एक चीज बताई थी कि अगर आप लोगों का लीनियर ऑर्डरिंग अगर सही हो गया ना, आप लोगों के बाकी मेथड पे खुद ब खुद आप लोग ठीक हो जाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर, अब इसके स्टेप में आप लोगों को परमानेंट कंडीशन आप लोगों को मैं बता देता हूँ, बाकी गेम आप लोगों को खुद करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें कंफ्यूजन है आप लोगों को करवा दूंगा, लेकिन ये आप लोगों को खुद करने वाली है। इसकी वो जितने भी है ना लॉजिक, सारी लीनियर वाले यही है। इसको डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इसलिए अलग किया गया, इसकी पहचान ये है कि इसके अंदर इक्वालिटी नहीं होगी। ठीक है, इसके अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन है सबको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल है ये रूम के अंदर फॉर एग्जांपल को होल्डर है और बल्ब है। होल्डर फॉर एग्जांपल अगर 8 अगर होल्डर लगे हुए हैं, उनके अंदर बल्ब सिर्फ 6 लगे हुए हैं, 2 होल्डर उनके अंदर खाली है। ठीक है, 6 बल्ब तो मैंने फिक्स कर दिए हैं, उनके अंदर 2 जो होल्डर है वो एम्प्टी होल्ड रह गए हैं, उधर कोई भी बल्ब उधर फिक्स नहीं आ रहा है। यानी कि एक कॉम्बिनेशन की तादाद ज्यादा हो सकती है, एक कॉम्बिनेशन की तादाद कम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे हैं, टोटल 10 जी बच्चे हैं, उनके लिए जो टॉयज में लेके आऊँ जी वो 7 में टॉयज में लेके आऊँ, 7 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 3 बच्चे जी खाली रह गए। ठीक है, अब वो किन किन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट है वो मुझे परमानेंट कंडीशन से वो पता चलेगा। या मैं ये कह सकता हूँ कि 10 बच्चे थे, टॉयज जी 12 आ गए या 13 आ गए। 10 बच्चों को तो टॉयज मिल गए, 3 टॉयज जनाब जी रह गए, वो किसी बच्चे को भी नहीं मिल सकते क्योंकि ऑलरेडी 10 बच्चों को मिल चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर कॉम्बिनेशन सेम नहीं होंगे, कॉम्बिनेशन इनके अंदर हमारे डिफरेंट होंगे, नंबर ऑफ जो क्वांटिटी होगी वो हमारी डिफरेंट होगी। जैसे अब इस गेम के अंदर वो ये कह रहा है कि टोटल 7 एम्प्टी होल है, उनके अंदर आप लोगों ने 6 टैग्स लगाने। टैग्स क्या होते हैं? टैग और नहीं, वो पैक होगा, पैक। टैग्स क्या होते हैं? टैग्स को अगर आप लोग डिक्शनरी में आप लोग इसको सर्च करोगे ना, इसको होता है ये जो मेक होती है ना, मेक गार्डनर, इसको टैग वो डिक्शनरी के अंदर आप लोग सर्च करेंगे, कील गार्डनर, मेक गार्डनर, या जिसको पंजाबी में जिस तरह हम लोग इसको समझ सकते हैं जानवरों को बांधने के लिए जो किला वगैरह जो लगाते हैं ना लकड़ी का, अब उसको भी आप लोग कह सकते हैं लकड़ी के टुकड़े। ठीक है, तो टोटल 7 एम्प्टी होल है, 5, 6 और 7, इनके अंदर 6 आप लोगों ने टैग्स आप लोगों ने एडजस्ट करने हैं, एक बीच में से खाली खाना रह जाएगा। ठीक है, अब वो एम्प्टी होल कौन सा रहेगा वो मुझे कंडीशन लगा के वो बताएगा, या क्वेश्चन के अंदर मुझे बता देगा कि भाई कौन सा खाना तुमने खाली रखना है, बाकी सबको तुमने फिल करना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ें क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूशन का। हाँ जी, एनीवन फ्रॉम यू तो पढ़े सर। ईच ऑफ 6 टैग्स, जी जी, PQRST and U is placed in a different one of 7 holes. जी Numbers consecutively 1 to 7 from left to right. हाँ जी, The holes are evenly spaced and arranged in straight line.
The placement of the pack is subject only to the following conditions. हाँ जी, ये अब 6 वो पैक्स कह रहा है और वो कह रहा है कि 7 एम्प्टी होल्स हैं, उन 7 एम्प्टी होल्स के अंदर 6 पैक्स आप लोगों ने एडजस्ट करने हैं, एक एम्प्टी होल उसमें खाली रह जाएगा, ठीक है, जिसमें पैक फिट नहीं आएगा। अब वो कह रहा है कि इनको आप लोगों ने किस तरह फिट करना है, ये परमानेंट कंडीशन बता रहा है। जी परमानेंट कंडीशन, The distance separating P and Q must be the same as the distance separating R and S. हाँ जी, कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस आप रखोगे ना P और Q में, दैट शुड बी द सेम डिस्टेंस एज R एंड S, उतना ही आपको R और S में आपको डिस्टेंस रखना पड़ेगा। जितना आप P Q को आप आपस में सेपरेट करेंगे, उतना ही आपको R और S में भी आपको डिफरेंस रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं P Q में अगर एक का अगर फर्क रखता हूं ना, R S में भी मुझे फिर एक का रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल P Q को अगर मैं इकट्ठा रख देता हूं, फिर R S में मुझे इकट्ठा रखना पड़ेगा। अगर P Q में दो बंदे अगर छोड़ रहा हूं, यहाँ पे Q है, R S में मुझे दो बंदे अगर छोड़ने पड़ेंगे, विच इज इम्पॉसिबल इन दिस कंडीशन, ठीक है। कि R S में R को मैं रखो, आप दो बंदे छोड़ के S में रखो, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसकी कंडीशन का ये मतलब है कि जितने आप उसमें एम्प्टी होल आप छोड़ेंगे, उसके लिए जितना वक्फा आप रखेंगे, R और S में भी आपको उतना डिस्टेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, C must be in a hole immediately adjacent to the hole that U is in. इसका क्या मतलब है? T और U इकट्ठे हैं। T और U हमेशा इकट्ठे आएंगे। इमीडिएटली एडजेसेंट, T हमेशा उस होल के साथ एडजेसेंट होगा जिसके साथ U होगा, यानी कि या TU की फॉर्म में होगी या UT के फॉर्म में, हमेशा ये इकट्ठे आएंगे। थर्ड कंडीशन, The leftmost hole cannot be the hole that is left empty. हाँ जी, इसका मतलब क्या? लेफ्ट मोस्ट होल कैन नॉट बी द होल दैट इज लेफ्ट। लेफ्ट मोस्ट होल सबसे नंबर 1 वाला, जो नंबर 1 होल है उसको आप लोग एम्प्टी नहीं कर सकते। ये उसने आपको खुद बता दिया है कि जो नंबर 1 है उसको आप लोग एम्प्टी नहीं कर सकते। बाकी 2 3 4 5 6 7 कोई भी एम्प्टी हो सकता है। 1 होल के अंदर कोई ना कोई लाजमी पैक एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है। 1 होल को आप एम्प्टी आप नहीं कर सकते, ये उसकी परमानेंट कंडीशन है, राइट। पहला क्वेश्चन पढ़े, क्या कहता है? Which of the following is a placement of packs in holes 1 through 7 respectively in conformity with the condition above? हाँ जी, पहला क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि एक ऑर्डर आपको दे रहा है, A B C D E आपको एक ऑर्डर दे रहा है। उस ऑर्डर के अंदर अब आप लोगों ने ये चेक करना है कि मेरी परमानेंट कंडीशंस के मुताबिक मेरे लिहाज से कौन सा ऑर्डर सही बनता है, ठीक है। ए ऑप्शन को चेक करें, कोई ए ऑप्शन में मिस्टेक तो नहीं है। बी ऑप्शन को चेक करें, सी ऑप्शन को चेक करें, डी को, ई को चेक करें, किस में कोई मिस्टेक है। ए ऑप्शन में चेक करें कि पी क्यू और आर एस का क्या फासला सेम है। ए ऑप्शन में पी क्यू और आर एस का फासला सेम नहीं है। बी ऑप्शन में चेक करें, बेशक टी और यू को भी साथ साथ चेक करते जाए, टी यू इकट्ठे आने चाहिए। बी ऑप्शन में सेम है। बी ऑप्शन में पी क्यू में कितना फासला है? 3 है। एक आर हो गया, एक एम्प्टी, एक एस हो गया, 3 है ना। अब आर एस में देखे कितना है? 1 ही है यार। बी ऑप्शन रॉन्ग है, बी ऑप्शन सही तो नहीं, बी ऑप्शन सही तो नहीं। सी ऑप्शन चेक करें। निकालने तकरीबन 9:30 बजे आप लोगों को तकरीबन बैटरियां लो ही पड़ी होती है ना, तकरीबन 9:30 बजे। मैं देख रहा हूँ या एनालिटिकल की वजह से लो हो जाती है या फिर वैसे टाइम की वजह से लो। सही, चलो नेक्स्ट इसको चेक करें। सी ऑप्शन है, चेक करें। डी ऑप्शन चेक करें, ई ऑप्शन चेक करें। कौन सी? ई ऑप्शन। ई ऑप्शन एस आर इकट्ठे हैं, पी क्यू भी इकट्ठे हैं और टी यू भी इकट्ठे हैं। जी बिल्कुल, ई ऑप्शन आपकी राइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ई ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन का क्या राइट आंसर आएगा? अब ये देखिए, इसकी लॉजिक आप लोगों की लीनियर ऑर्डरिंग वाली ही लग रही है, मेथड आप लोगों का वही है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर चेक करके आएगा।
ऑप्शन आएगा टी और टी। हाँ जी, इसमें कौन सी ऑप्शन आएगी? ई ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। अगर u होल नंबर 2 में फिट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 होता है। u अगर 2 पे है तो लाजमी बात है u और t ने तो आना ही इकट्ठा है। t या 3 पे आ सकता है या 1 पे आ सकता है। t फिर मैं किधर फिट करूंगा? 1 पे। 1 पे इसलिए क्योंकि अगर फर्स्ट में t को अगर मैंने 3 पे अगर रख दिया ना तो फिर ये है कि यहाँ पे p q r s तो फिट आ जाएंगे, लेकिन 1 फिर मेरा एम्प्टी हो जाएगा और 1 को मैं एम्प्टी नहीं रख सकता। ये उसकी परमानेंट कंडीशन है कि 1 को आप एम्प्टी नहीं रख सकते। p को अगर फर्स्ट नंबर 3 पे मैं रख भी देता हूँ ना, मेरे यहाँ p q r s ओके आ गए, कंप्लीट हो गया सारा ऑर्डर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं अपनी एक परमानेंट कंडीशन के खिलाफ चल रहा हूँ। वो मेरी परमानेंट कंडीशन क्या है कि 1 को आप एम्प्टी नहीं आप कर सकते आप, इसलिए मुझे t को 3 पे नहीं, t को मुझे 1 पे फिर एडजस्ट करना पड़ेगा, लाजमी मजबूरी है मेरी। क्योंकि अगर इस तरह एंगेज कर 1 पे एम्प्टी, हाँ आप 3 अब एम्प्टी हो सकता है, ठीक है। या अगर आपने t को अगर आपने इधर एडजस्ट करना है तो इधर एडजस्ट हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें जरा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का थोड़ा सा टाइम लेगा। सर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस है। ये सिर्फ प्रैक्टिस ही है। नेक्स्ट डेज में ना आप लोगों का लेक्चर एनालिटिकल से स्टार्ट लेना है, ठीक है। एंड पे ताकि आप लोगों की एनर्जी पे सही रहे ना, मैथ में एंड पे पर आएगा। सर ये इस तरह का मैं पहले लेक्चर में मैथ का चाहिए। दूसरा इंग्लिश को कर लें, ऑनलाइन जा रहे हैं तो अच्छा तो हो जाने जी। थर्ड क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूँ, इससे आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा थर्ड क्वेश्चन पे। जी मोहसिन, आप कह रहे हो लीनियर ऑर्डरिंग की एक्सरसाइज नंबर 2 का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर बताएं कौन सा क्वेश्चन नंबर करना है एक्सरसाइज नंबर 2 का। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ यू पी आर इन 5 6 7 यू पी सर सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन। बी ऑप्शन बी फॉर बॉल। यू पी आर अगर 5 6 7 पे हो तो बताएं इनमें से आपका कौन सा मस्ट भी होगा। अब मुझे पता है यू के साथ टी ने आनी है एडजस्टमेंट, ठीक है। अब आपके पास ये 3 प्लेसेस हैं, इन 3 प्लेसेस पे आप लोगों ने अब इनको एडजस्ट करना है। कौन कौन रह गया? क्यू आर, क्यू और एस, और कौन रह गया? एक एम्प्टी बीच में से रह गया। क्यू एस और एम्प्टी ये आपके रह गए हैं, ठीक है। अब इनको आप लोगों ने एडजस्ट करना है 3 एम्प्टी होल्स के अंदर। अब ये मुझे पता है कि आर और एस का फासला मैंने सेम रखना है, पी और क्यू का फासला मैंने सेम रखना है। अगर मैं आर 1 2 3 एस अगर मैं इधर रख दूं 1 2 3 आर एस में फासला 3 का, मुझे पी क्यू में मुझे फिर 3 का फासला रखना पड़ेगा। 1 2 3 क्यू में इधर एडजस्ट हो जाएगा, फासला बिल्कुल सेम आ रहा है, ओके है। लेकिन मैं गलती कर रहा हूं कि 1 को मैं एम्प्टी रख रहा हूं, 1 को मैं एम्प्टी नहीं रख सकता, ठीक है। उसने मुझे परमानेंट कंडीशन बताई है कि 1 को तो मैं एम्प्टी नहीं रख सकते। इन्हीं 2 को अगर मैं उठा के अगर मैं इधर ले आऊं, क्यू एस को अगर उठा के मैं 1 2 पे अगर ले आऊं, अब भी फासला तो सेम ही रहेगा। कैसे? आर एस में फासला 1 2 3 4 ये एम्प्टी अगर होना, फिर भी मैं इसको काउंट तो करूंगा 1 2 3 4
आर एस में 4 का फासला है, पी क्यू में कितना है 1 2 3 4, पी क्यू और आर एस दोनों में फासला सेम हो गया। इसका मतलब अब यहाँ पे मेरा राइट आंसर आएगा कि एस इज एन ओड नंबर 2, एस ओड नंबर 2 में ही एडजस्ट होगा। ठीक है जी जी सर ये पी का और क्यू का जो डिस्टेंस है हम लोग पीछे को कितना नोट कर रहे हैं, आगे को क्यों लिख रहे हैं, मतलब पी क्यू और पी आर। मैं नहीं समझा क्या क्वेश्चन है, देख लो। मतलब सर 6 पे डी है, 7 पे आर है और 1 पे Q है। हम लोग जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर रहे हैं पीछे की तरफ। इधर से शुरू कर लो, 1 2 3 4। नहीं सर, अगर पी और आर एक हो गया, आगे से क्यू आ गया। नहीं, पी आर ए क्यों होगा, पी और क्यू में जो फासला है ना वो आर और एस के फासले के बराबर होना चाहिए। इसकी परमानेंट कंडीशन है कि जितना पी और क्यू में फासला रखोगे ना, अब पी और क्यू में कितना फासला है 1 2 3 4, पी और क्यू के दरमियान 4 बंदे हैं, ठीक है, उतने ही आपको आर और एस में आपको फासला रखना पड़ेगा। आप इसलिए कंफ्यूज नहीं, यहाँ पे एस नहीं लिखोगे, ठीक है। आर और एस में भी उतना ही फासला होना चाहिए, 1 2 3 4, आर एस में भी 4 का फासला, पी और क्यू में भी 4 का फासला। जी सर, चौथे का डी है जी, डी है, वेरी गुड। 5 और 7 सर अगर परमानेंट कंडीशन जितनी कम होगी उतना इजी होगा वो क्वेश्चन के साथ करना। जितनी ज्यादा होंगी उतना इजी हो जाएगा, ज्यादा होंगी जल्दी जल्दी आपका आंसर आपका आ जाएगा। ये भी आप चेक कर लेंगे, ये भी आप चेक कर लेंगे। लेकिन इसमें ये है कि कोई भी आपका क्वेश्चन आ गया ना एनालिटिकल रीजनिंग के रेलेवेंट, उसमें कोशिश ये करें कि जो परमानेंट कंडीशन है ना उन पे थोड़ा सा टाइम लगा के ना उनको अच्छी तरह उनको समझ लो। 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, अगर आपने अच्छी तरह नहीं समझे ना फिर हर क्वेश्चन पे 5-5 मिनट लग जाएंगे। ये किस तरह होगा, मतलब एक क्वेश्चन जो होगा नीचे उसके मतलब ये जिस तरह ये क्वेश्चन है इसी तरह आपके क्वेश्चन आएंगे। मतलब एक बड़ी सी पैराग्राफ है, पैराग्राफ होगा पैराग्राफ उसके नीचे परमानेंट कंडीशन है, परमानेंट कंडीशन नीचे रेलेवेंट आपके फिर क्वेश्चन आएगा। वो एक जिस तरह 1 2 3 4 मतलब एक क्वेश्चन करने में जी बिल्कुल, चार नंबर का मतलब होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। बेसिकली मैं समझा नहीं पाया आपको सही बराबर। सर हम लोग 6 से 2 की तरफ को गिन रहे हैं डिस्टेंस, हम लोग 6 से ऑनवर्ड्स डिस्टेंस क्यों नहीं गिन रहे, मतलब 6 से ऑनवर्ड है कितना सर 7 है, हाँ, फिर 1 से शुरू हो जाएगा। यार एक गोलदारी थोड़ी है कि इस तरह थोड़ी बने हुए हैं कि दोबारा लेकिन ऐसा स्टार्ट है। ऐसे किया था। नहीं सर इसमें जब आप लिख रहे थे तो ध्यान दीजिए आना नहीं, मैंने ध्यान दिया था। तुमने लगा आप इसको समझाएं भाई जरा, ये सर समझाएं ना। ये कहा था बस बात है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी, 5 और 7। सर इसका ई होगा 5 का ई ए 5वें का यही क्वेश्चन है। मोहसिन ऊपर आप क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं और एंड वाले कमेंट में आप कह रहे हैं कि सर अरेंज कर दें कंडीशन मुताबिक फर्स्ट क्वेश्चन कर दें। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये उसी एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन आप कह रहे हो या किसी और का कह रहे हो। बहरहाल अभी जो एक्सरसाइज नंबर 2 है ना उसका क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं कर देता हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2 का। अब देखो ना एक्सरसाइज नंबर 2 का जो क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो आप कह रहे हो कि नॉवल पोजीशन नंबर 5 पे है। अगर एक अगर नॉवल 5 पे है तो दूसरा नॉवल 4 पे होगा, क्योंकि इसकी परमानेंट कंडीशन में आ रहा है कि एक नॉवल ने 4 पे भी आना, एक 5 पे आ गया एक 4 पे आ गया। कहता है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट, सारे ही ठीक है, कौन सा रॉन्ग है।
जो रॉन्ग है वो आप लोगों ने पॉइंट आउट करना है। तो इसके अगर आप बी ऑप्शन आप देखें ना, बी ऑप्शन रॉन्ग है कि मैथमेटिक्स पोजीशन नंबर 6 पे नहीं आ सकता। उसकी वजह ये है कि आप देखो कि अब एक नॉवेल तो ऑलरेडी उसने बिठा दिया 5 पे, नॉवेल अगर उसने 5 पे बिठा दिया तो मैथमेटिक्स वो 6 पे कैसे बिठा सकता है? उसने परमानेंट कंडीशन के अंदर उसने खुद कहा है, आखिरी कंडीशन वो कह रहा है कि मैथमेटिक्स इज नॉट नेक्स्ट टू आइदर नॉवेल, मैथमेटिक्स नॉवेल के साथ आ ही नहीं सकती। तो अगर नॉवेल अगर 5 पे है तो फिर मैथमेटिक्स तो फिर 6 पे नहीं आ सकती ना, ठीक है। तो इसलिए आपको इसका बी ऑप्शन है, देखना ये ऑप्शन कह रहा है मैथमेटिक्स इज नेक्स्ट टू वन ऑफ द डिक्शनरी, मैथमेटिक्स डिक्शनरी के साथ आ सकती है, डिक्शनरी 1 पे होती है, मैथमेटिक्स 2 पे आ सकती है। इसी तरह बायो पोजीशन नंबर 2 पे आ सकती है, डी ऑप्शन, बायो पोजीशन नंबर 8 पे आ सकती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स पोजीशन 6 पे इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि इसने नॉवेल को 5 पे बिठाया है क्वेश्चन के अंदर, और नॉवेल और मैथ का आपस में क्लैश है, मैथ और नॉवेल कभी भी एक दूसरे के साथ नेक्स्ट नहीं आ सकते। जी सर, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में इशू है। ऑप्शन ही नहीं आ रहा। मैं क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं P एंड Q आर इन होल 2 एंड 4। P और Q 2 और 4 में अगर एडजस्ट हो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू। कुड बी ट्रू मतलब कौन सा आंसर हो सकता है, किस आंसर के चांसेस हैं। जब ये कुड बी ट्रू जब आ जाए ना, कुड बी ट्रू का मतलब ये है कि किसका चांस बन रहा है, एक का चांस बनेगा, 4 बाकी ऑप्शन टोटली रॉन्ग होंगे। एक है ना विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। मस्ट बी ट्रू के केस में हम लोग बहुत मुताद रहने, क्योंकि कुछ ऑप्शन बीच में मे बी बनती हैं जिससे हम गलती हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिसमें उसने पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू है, कौन सा आंसर बन सकता है, एक चांस बनेगा, बाकी 4 ऑप्शन टोटली रॉन्ग होंगे, ठीक है, क्योंकि एक के अंदर सिर्फ चांस बन रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए वो कह रहे हैं कि P और Q है 2 और 4 में, बताओ इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर आपका हो सकता है। अब वो कहते हैं कि जी R इज इन होल नंबर 3, क्या R होल नंबर 3 पे हो सकता है? हो सकता है। S1 पे आ जाएगा। यहाँ पे पढ़ना है, इसको एम्प्टी कर लो या किसी को भी एम्प्टी कर लो। ये कौन रह गया? P के और RS ठीक है, UT, और ये इसको एडजस्ट कर लो, ठीक है ये ओके। दूसरा चेक करो, क्या R 5 पे हो सकता है? क्या R 5 पे हो सकता है? ये मैंने चेक किया था पहले, यानी कि ऑप्शन हो सकती है। R अगर मैं 5 पे रखूं, क्या R 5 पे एडजस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल P के ऊपर मैंने एक फार्मूला रखा है, या इसको मैं इधर में रख देता हूँ फॉर एग्जांपल, अभी मैं इधर में एडजस्ट करता हूँ, P के ऊपर 1 हो गया, RS में भी 1 हो गया, मेरी कंडीशन हो गई, लेकिन TU कहाँ इकट्ठा आएगा? TU इकट्ठा नहीं आ सकता। मैं वही समझाने लगा हूँ। इसको मैंने इधर में रखा, S को फॉर एग्जांपल आप इधर आ गया, अब TU क्या इकट्ठे आ सकते हैं? 6-7 से आ सकते हैं, लेकिन 1 तो एम्प्टी नहीं आ सकता, इसलिए R 5 पे नहीं आ सकता। सर ये जो आप आ गया फिर आप नहीं, बाकी चीजें मैं समझा रहा हूँ इनको कि क्या इसके अंदर मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ओके। और कौन सी कंडीशन जी कह रहा है कि S इज इन होल नंबर 6, S अगर 6 पे रख दूं फिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि TU कहीं भी आप इकट्ठे नहीं आ सकते आप, ठीक है, TU ने इकट्ठा भी आना है। इसी तरह अगर आप चेक करेंगे ना, ये बाकी ऑप्शन जो है U इज इन होल नंबर 1, होल नंबर 6 इज इन एम्प्टी, ये सारे आपके रॉन्ग जाएंगे। एक जो पहले आपके जो ऑप्शन है कि R इज इन होल नंबर 3, वो हो सकती है, उसके चांस है ठीक होने के, बाकी 4 ऑप्शन टोटली रॉन्ग है, ठीक है। एंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है? ऑफ द फॉलोइंग विच इज द होल दैट कुड बी द एम्प्टी होल, इनमें से कौन सा होल एम्प्टी हो सकता है? 1 तो ऑलरेडी एम्प्टी, नॉट एम्प्टी है, 1 को तो एम्प्टी रख ही नहीं सकते। सर ये छठा रोड पे आ सकता है अभी 6
फॉर एग्जांपल 6 को मैंने ये एमटी जी काट दिया, बाकी में उधर एडजस्ट करो। फॉर एग्जांपल पी क्यू आर एस टी यू ऐसे आएगा, टी यू में तो आने इकट्ठा है, ठीक है। नहीं इतना नहीं एडजस्ट करना, ऑप्शन में से देखो, ऑप्शन में 5 है, हमें एडजस्ट करते जा रहे हैं, टाइम जाएगा तो इसमें 2 को एम्प्टी रख के चेक कर लो, 2 को एम्प्टी में रखता हूं मैं, सर ये क्या गया? 2 को जी मैंने एम्प्टी रख दिया, ठीक है। अब पी क्यू में कहा फायदा पी क्यू आर एस इस तरह अगर मैं करता हूँ फिर भी नहीं आ जाएगा, फायदा मैं पी क्यू में एडजस्ट कर देता हूँ पी क्यू, ठीक है। आर एस में अगर मैं एक बटन छोड़ता हूँ तो फिर टी यू इकट्ठे नहीं आएंगे, ओके। 3 इसके अंदर आपका राइट आंसर है, 3 को एम्प्टी आप रखोगे, आप 3 को अगर मैं एम्प्टी रखूं ना आप सारे एडजस्ट हो जाएंगे, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। 3 एम्प्टी होल होना चाहिए, ओके। इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं मिस फातिमा से वो आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। सर वकील साहब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सर मेरे को 10 लाख का काम का मामले पर क्या चीज नहीं समझे? ये कह रहे हैं सर मुझसे 10 लाख का काम करवा लेंगे प्रोसेस में, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, सही कह रहे हैं। सर ये जो आपने नोट कराए हुए हैं, ये वैसे मतलब टॉपिक को वैसे मतलब एक बनाए हुए हैं इसके लिए, ये वाले जनरल ऑडियंस के लिए, बस प्रैक्टिस के लिए कि इसकी जेड के लिए बस इतना ही है। आप देखें इसमें एक मिनट, हाँ क्वेश्चन बोलते हैं ये भी अलजेब्रा साहब, ये भी अलजेब्रा साहब 24% and 2 parts such that 7 times the first part, ये भी अलजेब्रा का है, ये भी अलजेब्रा साहब। प्राइम नंबर से वैसे कंसेप्ट है प्राइम नंबर का, ठीक है। ये अलजेब्रा साहब, ये एवरेज वाला क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा दैट इज अलजेब्रा और एवरेज है, ज्यादातर ये भी एज वाला क्वेश्चन होता है, चॉइस है एज वाला और एलसीएम और ये एंगल्स वाला भी है। एज एंगल्स ये एलसीएम ये ज्यादा आ रहे हैं, एज एंगल एलसीएम कल आपको मैंने प्रॉब्लम कल आपको मैंने करवानी है, एज एंगल इस तरह है ना, एज और अलजेब्रा, इसके अंदर आपके परसेंटेज पे आपको कुछ क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है। मतलब वैसे के लिए है कि मतलब क्वेश्चन वगैरह वैसे आ रहे हैं। एक सेकंड आपको बता देता हूं।